सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और नए टॉपिक ये है क्लास है बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल यूनिट सेकंड है। उसमें टॉपिक है कृषि। कृषि पे प्रश्न बन के आया है, भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति ने स्थानीय विषमताएं उत्पन्न की है, वर्णन कीजिए। यानी भारत ने जो स्थानीय विषमताएं हैं कौन कौन सी उत्पन्न की है इसके बारे में वर्णन करना है। देखो, हरित क्रांति से आज से है छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में हुई इस भारी वृद्धि से है। यानी छठे दशक में, यानी 1960 के बाद वाला, 1960 के बाद संसार में 1960 में कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से है जो कुछ थोड़े से समय में उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों एवं नवीन तकनीकों के फलस्वरूप हुई है। हरित क्रांति का अर्थ फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि तथा क्रांतिकारी वृद्धि से है। हरित क्रांति का अर्थ फसलों में हुई आशातीत उत्पादन वृद्धि से। आशातीत उत्पादन वृद्धि से है जो कुछ थोड़े से समय में उन्नतशील बीज, जो कम समय में उन्नतशील बीज तथा रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकों के फलस्वरूप नवीन तकनीकी के फलस्वरूप हुई है। यानी हरित क्रांति का अर्थ फसलों में हुई आशातीत उत्पादन वृद्धि से है जो कम समय में उन्नतशील बीज तथा रासायनिक उर्वरकों तथा नवीन तकनीकों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। हरित क्रांति का अर्थ फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग देखो। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग वह है यूएसए के विलियम गेड ने किया। यूएसए के विलियम गेड ने किया था तथा विश्व स्तर पर हरित क्रांति का प्रयास विश्व स्तर पर हरित क्रांति का प्रयास यह रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन मैक्सिको के तत्वाधान में तत्वाधान में 1950 के दशक में हुआ।
1950 के दशक में हुआ है इसका शहरी कार्यक्रम। इस जो कार्यक्रम के निर्देशक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग इसके जो सदस्य थे, इसके जो निर्देशक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। संसार की भारतीय अगर संदर्भ में देखी जाए भारतीय संग्राम में हरित क्रांति का श्रेय भारत में हरित क्रांति का श्रेय निर्देशक नॉर्मन बोरलॉग व हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में मुख्यतः 1960 के दशक में मुख्यतः 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन दोनों को जाता है। 1966 के सूखे के बाद धान की अधिक उपज देने वाली प्रजाति धान की जो उपज देने वाली प्रजाति थी वो HYV ताइचुंग तथा गेहूं की जो प्रजाति थी वो है HYV, वो है लरेमा तथा रोजा सोना 64 के बीजों का आयात किया गया। मक्का, ज्वार एवं बाजरा की HYV प्रजाति देश की विकसित की गई थी। अन्य जो ज्वार बाजरा की HYV किस्म थी वो यहाँ पे विकसित की गई, देश के अंदर ही, बाहर नहीं की गई थी, यानी अन्य जगह नहीं की गई थी। हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र देखो। हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र, हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र है वो है नंबर 1 पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर जिला, आदि में यह प्रमुख क्षेत्र जहां पे सर्वप्रथम हरित क्रांति स्टार्ट हुई। अब हरित क्रांति से कौन कौन सी विषमताएं उत्पन्न हुई वो देखते हैं। हरित क्रांति से निम्न विषमताएं उत्पन्न हुई, वह निम्न
विषमताएं, निम्न विषमताएं हैं। हरित क्रांति की संकल्पना पूंजी लागत पर निर्भर है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन के में अभूतपूर्व वृद्धि तो हुई है, लेकिन इस क्रांति ने अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। इनमें पर्यावरण प्रदूषण, भूमि लवणता, भूमि अपरदन, जल जमाव, जैव विविधता की हानि, वन विनाश, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, मच्छर जनित बीमारियों का बढ़ता कहर आदि। फर्स्ट देखो, यानी हरित क्रांति ने अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग प्रकार से उत्पन्न की है तथा इनका अलग प्रकार से प्रभाव भी पड़ा है दिन दिन प्रतिदिन, यानी इसमें उत्पादन लागत में वृद्धि तो हुई है, अन्यथा इसके अलावा अन्य प्रभाव भी पड़े हैं। इसमें देखो, पहला, हरित क्रांति ने देश की पारिस्थितिक हरित क्रांति ने देश में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। नंबर 2 है हरित सर्वाधिक प्रभावित किया है। हरित क्रांति के आगमन के परिणाम स्वरूप देश के जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। देश के जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है हरित क्रांति से। उनको काटकर उनकी जगह कृषि उत्पादन करने लग गए हैं, तो उससे इसके क्या उत्पादन में कमी आई है। तथा जंगलों में, कृषि भूमि में, क्योंकि जंगलों को है कमी आई है, क्योंकि जंगलों को कृषि भूमि में बदल दिया गया। सेकंड है हरित क्रांति ने देश के पारिस्थितिकी हरित क्रांति में रासायनिक खादों एवं कीटाणुनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति में रासायनिक खादों व कीटाणुनाशक के अधिक प्रयोग से जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यहां तक कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक खादों पर जीवाणुओं की कार्रवाई से नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस का निर्माण होता है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। थर्ड है जल द्वारा खेत में रासायनिक खादों का बहाव। जल द्वारा खेत से रासायनिक खादों का बहाव।
यानी जल द्वारा खेत से रासायनिक खादों का बहाव तालाब, नदियों तथा झीलों से होता है, जो कि जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जल में पोषक तत्वों की अधिकता को अतिपोषण कहते हैं। इस प्रकार का जल नील हरित शैवाल और जिससे जल में कार्बनिक और भार बढ़ जाता है तथा O2 में कमी आती है। O2 में कमी के कारण जल जीवों की मृत्यु हो जाती है, यानी छोटे छोटे जल जीवों की मृत्यु होने लगती है। कार्बनिक पदार्थों के संचयन के कारण धीरे धीरे अनुक्रमण की प्रक्रिया शुरू होती है। परिणाम स्वरूप नम भूमियों स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। आज उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की विलुप्त एक प्रमुख समस्या है, जो हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग से ही देन है। तो ये था थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक। रासायनिक खाद विशेषकर यूरिया। इसमें यूरिया रासायनिक खाद, इसमें विशेष प्रकार यूरिया के प्रयोग से मृदा में अम्लीकरण को बढ़ावा हुआ है। अम्लीकरण को बढ़ावा हुआ है, तो जिससे मृदा में उपयोगी सूक्ष्म जीव प्रभावित हुए, जिससे मृदा में उपयोगी सूक्ष्म जीव प्रभावित हुए हैं। मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव थे वो प्रभावित हैं। परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता में गिरावट आई है, जिससे क्या हुआ? मृदा की उर्वरता में गिरावट, मृदा की उर्वरता यानी जो उपजाऊपन होता है में गिरावट। किससे? यूरिया से सूक्ष्म जीव प्रभावित हुए हैं, सूक्ष्म जीवों से मृदा की उर्वरता में गिरावट आई है। मृदा की उर्वरता में गिरावट आई है। हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में की मृदा में राइबोसोम जीवाणु की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जो दलहनी फसलों में वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जो राइबोसोम जीवाणु है दलहनी फसलों की जड़ों में अंतर्गांठों के रूप में पाए जाते हैं तथा ये दलहनी फसलों के लिए रहते हैं, तो इनके अंदर भी गिरावट आई है। अब देखो 5 नंबर पॉइंट पे, हरित क्रांति से पूर्व विभिन्न प्रकार की देसी फसलों का उगाने का चलन था। हरित क्रांति से पूर्व देसी फसलों का उगाने का प्रचलन अधिक था। लेकिन हरित क्रांति के बाद जो उन्नतशील किस्में आई तो उस पे तथा सिर्फ जीव विविधता में एकरूपता नहीं पाई गई, लेकिन तो अभी तो जैव विविधता की हानि भी हुई है। हरित क्रांति के अंतर्गत देसी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। देसी प्रजातियों की विलुप्ति आज चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें बहुत से उपयोगी गुण होते हैं, जिनका उपयोग हम बहुत से में वर्तमान फसलों की प्रजातियों को सुधार के लिए कर सकते हैं। यानी जो पुरानी प्रजातियां हैं उनमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिन गुणों से ये क्या होता है, जिन गुणों के कारण से क्या करते हैं, जो आने वाली नई किस्में हैं वो तैयार कर सकते हैं, यानी उनमें चेंजेस कर सकते हैं तथा इनमें कई जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी अलग प्रकार के थे। अगला है छठा, वो है देश में मृदा अपरदन की दर में वृद्धि। देश में
मृदा अपरदन की दर में वृद्धि भी हरित क्रांति की देन है। हरित क्रांति के अंतर्गत गहन कृषि के कारण भूमि संसाधनों पर दबाव पड़ा है। भूमि संसाधनों पर दबाव पड़ा है जिससे मृदा अपरदन जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा संरचना नष्ट हुई है। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मृदा संरचना नष्ट हुई है। यानी अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की संरचना है वो भी नष्ट हुई है, जिससे जल तथा वायु द्वारा मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। देश की लगभग 25% भूमि का अपरदन से बचवा है। देश की लगभग 25% भूमि अपरदन से प्रभावित है। अपरदन से प्रभावित है। चलो आपने इसको लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं सिंचाई जल में। सिंचाई जल के अधिक उपयोग तथा कुप्रबंधन के कारण मृदा में लवणता व जल भराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। सातवां है सिंचाई जल के अधिक उपयोग व कुप्रबंधन। कुप्रबंधन के कारण मृदा लवणता तथा जल भराव की समस्या समस्याएं उत्पन्न हुई है। लवणीय मृदा में सोडियम मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की अधिकता होती है। देश में लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि ये लवणता से प्रभावित है। प्रभावित भूमि बंजर भूमि में परिवर्तन हो चुकी है। जैसे इन भूमियों में लवणता हरित क्रांति प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा में ये प्रमुख समस्या पाई जाती है। देश की लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल भराव की समस्या से देश की लगभग 6 मिलियन
हेक्टेयर भूमि वो किससे प्रभावित है? जल जमाव के कारण। जल जमाव की समस्या से प्रभावित है तथा इसके जल जमाव के कारण बेकार भूमि में तब्दील कीटाणुनाशकों के प्रयोग के कारण कीटों ने प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है तथा फसलों के ज्यादा नुकसान हो रहा है कर्ज के इससे क्या हो रहा है? कर्ज के नीचे दब रहा है किसान, यानी कर्ज के नीचे दबे किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। सिंचाई से, नहरों और बांधों के निर्माण से सिंचाई के लिए नहरों तथा बांधों के निर्माण तथा धान की कृषि के क्षेत्रफल में विस्तार के कारण मच्छरजनित संक्रामक बीमारियों जैसे मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, तथा फाइलेरिया के प्रकोप में लगातार वृद्धि हुई है। अगला है रासायनिक खाद तथा यूरिया के अत्यधिक प्रकोप के कारण खाद्यान्नों में पोटेशियम की मात्रा कम हुई है। रासायनिक खाद, यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से खाद्यान्नों में पोटेशियम की मात्रा कम हुई है। पोटेशियम क्या करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ हृदय को स्वस्थ रखता है, यानी पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है तथा हृदय को स्वस्थ भी रखता है। इसी प्रकार पोटास के अत्यधिक उपयोग के कारण विटामिन सी तथा ए की कमी हो जाती है। अतः रासायनिक खादों से उत्पन्न खाद्यान्न की पोषकीय गुणवत्ता प्रभावित होती है। आज देश में उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधित बीमारियों, अंधापन तथा रतुंध के बढ़ते रोगियों की संख्या हरित क्रांति की देन है। अगला हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं तथा धान की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। गेहूं तथा धान की पैदावार में बढ़ोतरी हुई तथा हरित क्रांति के कारण देश में आर्थिक असंतुलन, पैदावार में बढ़ोतरी हुई, दलहन पैदावार में कमी आई, लेकिन दलहन पैदावार में कमी आई, दलहनी फसलें थी उनमें कमी आई, जिससे कुपोषण जैसी समस्या पैदा हुई, जिससे कुपोषण जैसी समस्याएं पैदा हुई।
अगला है हरित क्रांति के देश में आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। हरित क्रांति से देश में आर्थिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न होगी। आर्थिक असंतुलन की उत्पन्न कैसे हुई है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु हरित क्रांति से लाभान्वित हुए ये जिले, तथा जबकि अन्य राज्य इस क्रांति से बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक तरक्की हुई, जबकि इसके विपरीत इस क्रांति से प्रभावित राज्यों में जो राज्य थे वो इसके पिछड़ापन के शिकार हुए। अगला है हरित क्रांति ने देश में सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। बड़े किसान जिनके पास कृषि भूमि ज्यादा थी, इसमें क्या हुआ? बड़े किसान जिनके पास कृषि भूमि अधिक थी, कृषि भूमि ज्यादा थी, वो अधिक लाभान्वित हुए, उनको लाभ मिला, तथा बड़े किसानों के पास कृषि भूमि ज्यादा होते हरियाणा ये संपन्न हो गए, तथा छोटे किसान जिनके पास कम भूमि थी वे रासायनिक खादों और इनका उच्च खर्च वहन नहीं कर सके। अब इसमें सभी आ जाता है उच्च खर्च वहन नहीं कर सके। जो खर्च था उसको वहन नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वह हरित क्रांति से इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद में अब विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन और खाद्य पदार्थों जैसे ईंधन उपयोग तथा अब विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन और खाद्य पदार्थों के जैसे ईंधन में उपयोग के कारण कृषि उपज में विश्वव्यापी गिरावट आ रही है। हरित क्रांति में सबसे बड़ी भूल यह हुई कि खेतों के अल्पकालीन लक्ष्यों में प्रमुखता मिली। अधिक लाभ लेने के मोह में स्थानीय पारिस्थितिकी दशाओं को अपेक्षा करके फसलों में थोपने के क्रम से मृदा की संरचना, नमी की मात्रा, भूमिगत जल आदि को गौर अपेक्षा की गई। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटती गई। इससे क्या हुआ? मृदा की उर्वरा शक्ति घटती गई। हरित क्रांति से उन फसलों को अधिक प्रोत्साहन मिला जो अधिक लाभ दे सकती थी, यानी उनको उन्हीं फसलों का लाभ मिला जो अधिक लाभ दे सकती। देखो इनमें कौन कौन सी है? जैसे हरित क्रांति से उन फसलों को अधिक लाभ प्रोत्साहन मिला जो अधिक लाभ दे सकती थी, जैसे गेहूं कपास गन्ना। इसलिए कृषि कार्य में कुछ फसलों में तक केंद्रित होकर रह गई, यानी हरित क्रांति कुछ फसलों तक ही केंद्रित होकर रह गई। इनमें फसल चक्र, कृषि जैसे मिट्टियां एवं पर्यावरण रक्षक प्रणालियों को भुला दिया गया। उपाय देखो, कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि सर्वांगीण विकास, जो कृषि का सर्वांगीण विकास है उसके लिए स्थानीय पारिस्थितिक दशाओं, मृदा, भूमिगत जल, वर्षा की मात्रा के आधार पर फसल का चयन किया जाए। यानी इसमें क्या है? जो परिस्थिति के परिवर्तन है, यानी जल की कृषि का सर्वांगीण विकास के लिए
कृषि के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना रहेगा? यह अनिवार्य है कि स्थानीय पारिस्थितिक दशाओं, मृदा, भूमिगत जल, तथा वर्षा की मात्रा के आधार पर फसल का चयन किया जाए। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग हो हरित खाद के लिए। अगला देखो, जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे जल संरक्षण के परंपरागत उपायों को हर स्तर पर अपनाया जाए। इससे न केवल भूजल स्तर बढ़ेगा, अपितु खेतों की जो लागत दर है, खेतों से इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा, अपितु खेतों की लागत घटेगी और किसान वर्ष भर है वो जल संरक्षण, उस जल का उपयोग फसल उगाने के लिए कर पाएगा। यानी वर्ष भर उस जल का उपयोग फसल उगाने के लिए कर पाएगा। अब बात करते हैं कृषि की विविधता बढ़ाई जाए। कृषि की विविधता बढ़ाई जाए, कृषि विविधता बढ़ाई जाए। कृषि विविधता बढ़ाई जाने पर बहुफसली कृषि, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन जैसी विविध गतिविधियों से संपादित होने के आधार जो आहार की विविधता है बढ़ेगी और कुपोषण, भुखमरी की समस्या का दीर्घकालीन समाधान होगा। इससे किसानों को नियमित आय भी होने लगेगी। अगला देखो, कृषि की एक बड़ी समस्या है उपज का सही मूल्य न मिलना। उपज का सही मूल्य न मिलना, जब किसानों की उपज बाजार में आती है तब दाम गिर जाते हैं। जब किसानों की उपज बाजार में आती है तो मूल्य गिर जाता है तथा बाद में मूल्य बढ़ जाता है। यानी किसानों को फसल बेचने के बाद में मूल्य कई गुना बढ़ा दिया जाता है बाद में। वर्तमान कृषि तकनीक, अगला देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। वर्तमान कृषि तकनीक का फलस्वरूप पूंजी प्रदान रहा है। यही कारण है इससे न तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर्याप्त अवसर सृजित हुए और न ही लघु व सीमांत किसान बड़े पैमाने पर अपना सकें। यानी न तो रोजगार मिल सका है, न ही क्या हुआ है, सीमांत और छोटे किसान बड़े पैमाने पर इसको अपना नहीं सकेंगे। अगला है
किसानों को समय पर साख उपलब्ध, यानी जो ऋण के रूप में ब्याज उपलब्ध होता है, किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध, किसानों को समय पर ऋण उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। यह समस्या तभी दूर होगी जब उन्हें आसान ब्याज दरों पर समय से साख उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सहकारी साख समस्याओं का सुदृढ़ किया जाए। अगला है हरित क्रांति। वास्तव में न तो हरित थी और न ही किसी प्रकार की क्रांति, बल्कि यह एकमात्र वृद्धि यानी खाद्यान्नों में एक प्रकार की क्या है, वृद्धि का सूचक बनकर रह गया है। यही कारण है कि प्रथम हरित क्रांति की सीमाओं को देखते हुए द्वितीय हरित क्रांति की मांग उठने लगी है। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो पहले से इसके वंचित रह गए, यानी जो छोटे किसान तथा जहां पर हरित क्रांति का अगर नहीं पहुंच पाई, उन तक इस हरित क्रांति को पहुंचाना है तथा उनको उन क्षेत्रों को लाभ दिलाना है, दूसरी हरित क्रांति जिनको पहले वाली हरित क्रांति में लाभ नहीं पहुंचा। इससे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हुई है, इनको देखते हुए हरित क्रांति से अनेक क्षेत्र में अनेक विषमताएं भी उत्पन्न हुई है, जिन विषमताओं को अगर उन विषमताओं को दूर करके अगर हरित क्रांति का स्पष्ट नजरिया देखा जाए तो आगे भविष्य में इस प्रकार की नहीं होगी। अतः आपसे अनुरोध है, इसको साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, एक कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, जिससे आपको याद भी होता रहेगा तथा आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, जिससे पॉइंट पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।